गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेस्टीज एग्री स्टार्स में। दोस्तों, मैं हूं शिवम सिंघल, एग्री ट्रेनर। और बहुत समय से डिमांड थी कि वेस्टीज एग्री स्टार का जो प्रोग्राम है उसको वापस लेके आया जाए। जो हमारे एग्री स्टार्स के लीडर हैं उनसे रूबरू कराया जाए वापस। सो उस प्रोग्राम को वापस हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम लोग उन लीडर्स को मिलते हैं, उन लीडर्स को इनवाइट करते हैं जिन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि एग्री के प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करके भी शानदार बिजनेस डेवलप किया जा सकता है, एक बहुत अच्छी टीम डेवलप की जा सकती है, बड़ा चेक प्राप्त किया जा सकता है, वेस्टीज में सफल हुआ जा सकता है और सारे लोगों की, जो उनकी टीम के लोग हैं या बाकी किसान हैं, उनकी भी लाइफ बदली जा सकती है। दोस्तों, पिछले सीजन में लास्ट ईयर हम लोगों ने बहुत एक से बढ़ के एक लीडर्स को सुना। आज के सेशन में हम फिर से एक बहुत बेहतरीन लीडर को इनवाइट करने जा रहे हैं जो कि नासिक महाराष्ट्र से हैं और यूसीडी का लेवल अचीव कर चुके हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करके। आज उनके अनुभवों से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच में, चैट बॉक्स में सबकी तालियां हमें दिखाई देनी चाहिए। आपकी तालियों के बीच में सर को इनवाइट करते हैं एंड सर का नाम है मिस्टर विजय दांडके। सो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। आप आई थिंक म्यूट हैं सर। हेलो हेलो। जी, यस सर, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी आ रही है सर। हेलो। जी, आवाज आ रही है सर। हेलो। जी सर, वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, नाम विजय दांडके, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर फ्रॉम नासिक महाराष्ट्र। और थैंक यू सर, आज आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं खुद को यहाँ पे प्रेजेंट कर सकूं। और सभी दोस्तों, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जो लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं, नए हैं या पुराने भी, आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज के इस एग्री स्टार सेशन में, जहाँ पे हम लोग ये इन्फॉर्मेशन लेंगे कि किस तरह से हम लोग एग्री में करियर बना सकते हैं और एक एग्री के फील्ड के ऊपर काम करके भी हम लोग हाईएस्ट लेवल जो है वेस्टीज में अचीव कर सकते हैं। यस सर, ओवर टू यू सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर से। और सर, हेलो। अब जब ये प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इस प्रोग्राम के स्टार्ट हम लोग करेंगे आपकी जर्नी के साथ, क्योंकि जर्नी अगर लोगों को मालूम होगी तो उनके लिए आगे की चीजें समझना बहुत आसान होगा। तो सर, आपकी वेस्टीज में स्टार्टिंग कैसे हुई एंड देन फिर एग्री के प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना आपने कैसे स्टार्ट किया? ओके सर, स्टार्टिंग कैसे हुई ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से आई थिंक विजय जी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। सो चलिए, वापस आ चुके हैं विजय सर। जी विजय सर, आप अपनी जर्नी के साथ स्टार्ट कर रहे थे। आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं। यस सर, थैंक यू सो मच सर एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। मैं आपकी अपनी जर्नी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में, इंडिया के अंदर महाराष्ट्र राज्य है और महाराष्ट्र राज्य में नासिक जिला है, जहाँ पे एक गांव है दोस्तों जिसका नाम है ओझर। और ओझर जो है वो डिफेंस एरिया के लिए बहुत फेमस है। हमारे यहाँ पे जो फाइटिंग एयरक्राफ्ट है वो मैन्युफैक्चर होते हैं, उसकी जो गवर्नमेंट की कंपनी है एचएल करके, वो हम हमारे यहाँ पे है। और एयरफोर्स का एक बेस भी हमारे पास है यहाँ पे, 11 बीआरडी, 11 बेस रिपेयर डेपो। और ऐसी जगह से दोस्तों मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरा जो बचपन है वो पूरा फोर्स और जो जितने भी फोर्स और गवर्नमेंट का एरिया है उसी इलाके में गया। मेरे पापा इसी फैक्ट्री में काम करते थे
HAL करके जो फैक्ट्री, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी, वहीं पे काम करते थे। और हम लोग बहुत छोटे थे तब, हम लोग जो कंपनी का कैंपस है वहाँ पे टाउनशिप में रहते थे। और मेरी सारा एजुकेशन जो है वो वहीं पे हुआ है। तो मैंने मेरे एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है, एजुकेशनल एकेडमिक अगर हम लोग क्वालिफिकेशन देखेंगे तो। और दोस्तों पिछले 4 साल से मैं वेस्टिज में काम कर रहा हूँ, और मैं आपको बता दूं कि मैंने कभी जॉब नहीं की, क्योंकि जॉब करना ये मुझे जमता नहीं था कि भाई जॉब करके किसी और के लिए हम लोग अपनी पूरी जिंदगी बिता दे। उससे अच्छा हम लोग खुद का क्यों ना हो, लेकिन छोटा मोटा धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे। और आज से 4 साल पहले दोस्तों मुझे मेरे एक फ्रेंड ने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, और मैं आज इस बिजनेस में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूँ। तो दोस्तों जब मैंने शुरुआत करी इसमें, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था एग्री के बारे में, मतलब एग्री क्या होता है, किस तरह होता है, खेती बाड़ी किस तरह की जाती है, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि हम लोगों की खानदान में किसी ने खेती बाड़ी नहीं करी थी। लेकिन एक मुझे ऐसा दिखा, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे अगल बगल में पूरा हरा भरा एरिया है, मतलब पूरा खेती बाड़ी का एरिया है, और खेती बाड़ी में बहुत बड़ा काम होता है। आप कह सकते हो कि भाई जो खेती बाड़ी के ऊपर ही यहाँ के लोग काम करके आगे बढ़ते हैं। और बहुत बड़ा मार्केट यहाँ पे है, ओनियन का, टोमेटो का और ग्रेप्स का, बहुत सारी चीजें यहाँ पे है। जिसके चलते हुए मेरे दिमाग में बचपन से था, मतलब कॉलेज के दिनों से था कि भाई इस एग्रीकल्चर फील्ड में हम लोग कुछ कर सकते हैं, अगर करना है तो, और करना भी चाहिए। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों का जो इंडिया है, जो भारत देश है, उसका जो इकोनॉमी है वो आज भी एग्री सेक्टर के ऊपर डिपेंड है, राइट। 70% जो इंडियन इकोनॉमी है वो आज भी एग्री के सेक्टर में सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और हम अगर इस सेक्टर को बढ़ाने में या ग्रो करने में, या किसान लोग जो है हमारे, उनकी मदद करने में अगर हेल्प करते, तो कहीं ना कहीं हम लोग इंडिया का जो इकोनॉमी है उसे बूस्ट करने में मदद करेंगे। लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था दोस्तों। तो आज से 4 से एक फ्रेंड ने मुझे वेस्टिज के बारे में बताया, तो मैं बहुत बहुत मतलब निगेटिव था, मुझे ये करना नहीं था, ये सारी चीजें जो अभी बता रहे वो। लेकिन जब मैंने देखा कि इसमें एग्री के प्रोडक्ट है, तो मैंने सोचा यार इसमें एक चीज है जो मेरे काम की, और वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और मैंने उसे हाँ कर दिया। हाँ करने के बाद दोस्तों जब मैंने बिजनेस में शुरुआत करी, तो मैंने सबसे पहले एग्री के ऊपर फोकस किया, क्योंकि मेरे अगल बगल में सब मुझे एग्री एग्री दिख रहा था। जब मैंने शुरुआत की, तो सबसे पहला प्रोडक्ट जिसका नॉलेज मैंने लिया वो था एग्री 82। और एग्री 82 एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम लोग, मतलब वो यूनिवर्सल है, आप कहीं पे भी उसे दे सकते हो। वहां पे एग्री 82 जब हम लोगों को देंगे, तो वहां पे कोई कंडीशन नहीं रहता है कि भाई यही फसल चाहिए, वही फसल चाहिए, या फिर वो फसल का यही स्टेज चाहिए, ऐसा कुछ नहीं रहता। आप एग्री 82 कभी भी किसी भी फसल को किसी भी कंडीशन में दे सकते हो। ये मुझे उस वक्त पता चला, फिर मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया दोस्तों। तो सिर्फ एग्री 82 के ऊपर काम कर करके पहले महीने में मैं ब्रांच डायरेक्टर हो गया, आज से 4 साल पहले। जब इतना अवेयरनेस नहीं था, एक्चुअली क्या था, जहाँ पे मैं काम करता हूँ नासिक जिले में, वहां पे उस वक्त जब मैंने ज्वाइन किया था वेस्टिज, तब लोग सप्लीमेंट के ऊपर और जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है उसके ऊपर बहुत फोकस करते थे। एग्री में कोई काम नहीं करता था, क्योंकि उतना किसी को नॉलेज उसमें नहीं था, या फिर लोग पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे थे मार्केट को। लेकिन जब मैं उसमें गया, जब मैंने देखा, और हाईएस्ट पिन उस वक्त जो था नासिक में, वो क्राउन डायरेक्टर था। और उसके बाद जब मैंने शुरुआत करी, तो मैंने एग्री में काम करना शुरू किया, और तब से लेके एग्री के सेक्टर का जो, मतलब सब सेक्टर के बारे में जो क्या कहते हैं हम सब, जागरूकता जो है वो फैल गई, और लोगों को पता चला कि नहीं भाई एग्री के सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। तो मैंने एग्री 82 के ऊपर फोकस किया, और उसके ऊपर काम करते करते मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना पहले महीने में, दूसरे महीने में सिल्वर बना, 6 महीने में स्टार बना, और 1 साल में क्राउन हो गया, सिर्फ एग्री 82 के ऊपर काम करके। इतना वास्ट वो रेंज है, सिर्फ एक प्रोडक्ट को भी अगर आप पकड़ते हो तो आप क्राउन जा सकते हो दोस्तों। तो इस तरह से मेरी जर्नी रही। उसके बाद जब जैसे ही 1 साल में मैं क्राउन हो गया, उसके बाद मैंने मेरी पहली फॉरेन ट्रिप करी, अबू धाबी दुबई जाके आया मैं थ्रू दिस बिजनेस दोस्तों। और उधर से आने के बाद, फॉरेन ट्रिप से आने के बाद, एक ट्रेजेडी ट्रेजेडी होगी कि मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया, और 2-3 महीने में उनका देहांत हो गया। तो उसके बाद 1 साल तक मैं पूरा शॉक में था, हमारी पूरी फैमिली शॉक में थी, क्योंकि लगा नहीं था कि इतनी कम उम्र में पापा चले जाएंगे। और मतलब ऐसा अचानक से सारी चीजें हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि मैंने पापा को एक वर्ड दिया था कि भाई अभी मैं फॉरेन ट्रिप जाके आया हूँ, और नेक्स्ट टाइम जब फॉरेन ट्रिप रहेगी तो मैं
आपको लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ही वो इस दुनिया से चल बसे, और वो जो इच्छा है मेरी वो नहीं पूरी हो पाई। तो हम लोग पूरा शॉक में थे। तो एक साल तक मैं डिफोकस था, फोकस नहीं था बिजनेस के ऊपर, लेकिन टीम काम कर रही थी। लेकिन एक साल के बाद मैंने सोचा कि नहीं भाई, ऐसा कब तक चलेगा, और मैंने फिर से कमर कसी, फिर से काम करना शुरू किया। और नेक्स्ट ईयर मैंने काम करके यूसीडी लेवल अचीव कर लिया। और उसके साथ साथ जिस महीने में यूसीडी लेवल अचीव किया, उसी महीने में मैंने इस बिजनेस से कार फंड थ्रू एक टाटा नेक्सॉन टॉप मॉडल गाड़ी भी ले ली। और आज की डेट में दोस्तों 1.5 लाख के आसपास चेक है, और टीम में भी बहुत सारे लोग हैं जो 1 लाख के आसपास चेक ले रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से मेरी जर्नी थी सर, इसमें काम करते हुए इस तरह से मैं आगे बढ़ा इस सेक्टर में, इस कंपनी में, और आज मैं यहाँ पे हूँ सर। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही शानदार शानदार जर्नी आपकी रही है, और संघर्षों के बावजूद भी आपने अपना सफर जो है वो कायम रखा है। लगातार आप आगे बढ़ रहे हैं सर। आपने जैसे बताया कि आपके आसपास एग्रीकल्चर का पूरा सेक्टर है, ग्रीनरी है, आपने एग्री के प्रोडक्ट पे काम करना स्टार्ट किया। तो शुरू शुरू में हमारे अंदर हेजिटेशन होती है कि भाई पता नहीं प्रोडक्ट काम करेगा या नहीं। तो कोई ब्रेक थ्रू आपको मिला हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें आपने रिजल्ट देखा और आपको लगा कि नहीं भाई आज तो मतलब ये तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप वाली बात हो गई, ये तो प्रोडक्ट काम करता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया हो, उस ऐसा कोई इंसिडेंस शुरुआती दिनों में? तो एक्चुअली क्या हुआ सर, जब मैंने एग्री में काम शुरू किया तो मुझे एग्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मतलब पेस्टिसाइड क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है, पौधों की अवस्थाएं क्या होती है, इवन एग्री 82 का भी नॉलेज मुझे नहीं था। और जो बुक्स में से जो नॉलेज मिला वही नॉलेज था। उस वक्त तो एग्री के ऊपर ट्रेनिंग भी नहीं होती थी, इतना नॉलेज भी हम लोगों को नहीं मिल पाता था। लेकिन जितना नॉलेज मुझे बुक से यहाँ वहां से मिला, उसके बावजूद फिर मैंने नेट से और यहाँ वहां से नॉलेज लेना शुरू किया कि भाई एग्री 82 का जो कुछ वर्ड्स है, जैसे नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट है, ये है वो है, तो वो मैंने नेट से ढूंढा, गूगल किया कि भाई ये चीजें क्या होती है, कहाँ पे काम होती है, किस तरह से इसका काम चलता है। और फिर मैंने एग्री 82 के ऊपर एक आधे घंटे का स्पीच बनाया कि किस तरह से एग्री 82 हम लोगों को समझा सकते हैं। फिर मैंने वो आधे घंटे का जो स्पीच बनाया, वही स्पीच जाके मैं लोगों को बताता था, जो मेरे कुछ कॉलेज के फ्रेंड थे या कुछ जान पहचान के लोग थे जो एग्रीकल्चर में काम करते थे, उनको जाके मैंने बताया। तो पहले पहले तो बहुत मुझे दिक्कत हुई, लोग सुनते नहीं थे, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे ब्रांड और बहुत सारे प्रोडक्ट हर दिन नया कुछ ना कुछ आते रहता है। और इन लोगों को, मतलब जो एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करते हैं या खेत वाले जो लोग रहते हैं, फार्मर वगैरह, इन लोगों को हर दिन कोई ना कोई मिलता रहता है। लेकिन जब तक आप उनको रिजल्ट नहीं बताते, या फिर आप उनको वो प्रोडक्ट किस तरह से उनके काम में आएगा या किस तरह से वो बेनिफिशियल है ये नहीं बताओगे, तब तक वो आपकी चीज को हाँ नहीं कहेंगे। राइट। तो फिर मैंने वो जो आधे घंटे का स्पीच बनाया, तो मैं जहां पे भी जाता था, जिसको भी मिलता था फार्मर वाले बैकग्राउंड वाले बंदे को, मैं वो स्पीच सुनाता था। तो वो स्पीच सुना के, जैसे लॉ ऑफ एवरेज होता है कि 10 में से 2 बंदे तो आपका सुनेंगे, तो ऐसा करके कुछ लोगों ने वो चीजें लेना शुरू कर दिया। जैसे स्टिकर स्प्रेडर एक्टिवेटर करके ही क्यों ना हो, लेकिन लेना शुरू किया, क्योंकि मार्केट में भी वो चीजें अवेलेबल थी। और एग्री 82 वो कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता था फिर, अगर हम लोग सारे फायदे देखेंगे तो फिर कुछ फार्मर्स को, कुछ लोगों को मैंने वो देना शुरू किया। लेकिन टर्निंग पॉइंट वहां पे हुआ जब मैंने एक बंदे को दिया, उसका खेती थी उसकी, तो उसके खेत में जो फसल थी, वो फसल पूरी पीली पड़ चुकी थी ड्यू टू अपटेक नहीं हो रहा था। जो फर्टिलाइजर उन्होंने डाले थे, वहां की जो जमीन थी वो बहुत ही डीप ब्लैक सॉइल थी। तो डीप ब्लैक सॉइल का एक डिसएडवांटेजेस होता है कि व्हाइट रूट्स ठीक से डेवलप नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जो भी खाद आप डालते हो वो ठीक से अपटेक नहीं होती। वो 50% खाद जो है वो जमीन के अंदर मिक्स हो जाती है या फिक्स हो जाती है, फिर वो पौधे को वो चीजें नहीं मिल पाती। और ठंडियों में तो और भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ठंडियों में जो व्हाइट रूट्स है वो ठीक से डेवलप नहीं होती या उस तरह से काम नहीं करती जिस तरह से नॉर्मल एनवायरमेंट में काम करती। तो उस बंदे के प्लॉट को वो प्रॉब्लम हुआ था। और फिर मैंने उनको बोला कि भाई ये एग्री 82 है, या आप छोड़ सकते हो, जो आपके जमीन को पोरस बनाएगा, भुरभुरा बनाएगा, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उस बंदे ने ट्रायल एंड एरर बेसिस पे वो 1 लीटर एग्री 82 लिया और अपने जो फार्म है, जो खेती है, उसमें छोड़ दिया। तो आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि विद इन 4 डेज बहुत ही ट्रिमेंडस रिजल्ट उनको मिला। जो पीलापन था प्लॉट के ऊपर का, वो पूरा चला गया। और मतलब वो बंदा इतना खुश था ना, कि वहां से मेरे बिजनेस का जो टर्निंग पॉइंट है वो शुरू हुआ, कि मेरे पास एक रिजल्ट आ गया दिखाने के लिए कि यस मेरे पास रिजल्ट है। और वो जो बंदा था वो उसके एरिया में बहुत ही फेमस बंदा था। मतलब अगर
कहीं पे हम चले जाए और बता दे कि भाई वो गांव में वो बंद है, उनको दिया, उनको रिजल्ट आया, तो बाकी के लोग ऑटोमेटिकली उसे मानते थे कि हाँ भाई उनको रिजल्ट आया, उन्होंने यूज किया तो अच्छा ही होगा, चलो यूज करते। और वहां से मेरा बिजनेस जो है वो बूस्टअप होना शुरू हो गया सर। हेलो। बहुत ही शानदार सर, बहुत ही बढ़िया। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत जरूरी होती है जब हम किसी सफर को स्टार्ट करते हैं। तो सर यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, लेकिन नो डाउट चैलेंजेस तो बहुत आए होंगे क्योंकि आपका तो एग्रीकल्चर का बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं था। तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े जब आप एग्री के प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे थे? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा चैलेंजेस किस तरह से आए। तो जब मैंने एग्री में काम करना शुरू किया, तो मुझे ये मिट्टी किस तरह की होती है ये पता नहीं था, ड्रिप्स क्या होती है वो नहीं पता था। जो 200 लीटर का ड्रम होता है फार्मर का, उसे वो टिप कहते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे मराठी में उसे टिप कहा जाता है कि भाई एक टिप में इतना, वो उनका कैलकुलेशन होता है कि किस तरह से आप दवाइयाँ या खाद मिला सकते हो वो टिप के हिसाब से। 200 लीटर पानी उसमें आता है, तो वो मुझे पता नहीं था। ड्रिप क्या है वो पता नहीं था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है, जैसे छाटनी है, या फिर उसके बाद आप कह सकते हो छाटनी मतलब वो कटिंग करते हैं पेड़ों की, जिसके चलते हुए नई जो शाखाएं वो उनको निकलती है, और जर्मिनेशन की थ्रू वो चीजें होती है। देन रूट्स है, या फिर चिकट जमीन है, ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स, टर्मिनोलॉजी थी जो मुझे पता नहीं थी। तो मैं जब मार्केट में जाता था, लोगों से बात करता था, तो वो फिर वो टर्म्स यूज करते थे, वो वर्ड्स यूज करते थे जो मेरे पल्ले नहीं पड़ते थे। तो फिर मैं घर में आके परेशान हो जाता था कि यार ये वर्ड्स क्या है। तो फिर मैं नेट से, गूगल से, या फिर जो जान पहचान के लोग हैं उनसे समझ लेता था कि ये वर्ड्स क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये जर्मिनेशन का प्रोसेस क्या होता है, ये सेटिंग क्या होती है। मुझे सेटिंग ये भी नहीं पता था कि सेटिंग क्या होती है। राइट, सेटिंग का मतलब जो फूल आने चाहिए, जो मतलब जो पेड़ है उसका प्रेगनेंसी ठीक से होके उसे फूल आने चाहिए, फूल का फल में कन्वर्जन होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है ये मुझे पता नहीं थी, लेकिन मैंने बाद में वो सीखी कि ये सेटिंग क्या होता है, फ्रूट का सेटिंग क्या होता है, फूल का सेटिंग क्या होता है। तो ये चीजें शुरुआत में बहुत दिक्कत दी इन्होंने मुझे। और स्टिकर स्प्रेडर एक्टिवेटर क्या होता है ये भी नहीं। सो आई थिंक छोटा सा कुछ टेक्निकल इशू है, आई थिंक वो वापस आ रहे होंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग हमेशा ये चीजें ध्यान रखें कि संघर्ष मतलब चैलेंजेस तो बहुत आएंगे, स्पेशली उन लोगों को लिए जिन लोगों का एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड नहीं है। बट आप ध्यान रखें, ये जैसे आज हम विजय सर को सुन रहे हैं, इनका भी एग्रीकल्चर का कोई बैकग्राउंड नहीं है, और अभी जैसे जैसे हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका एक बहुत बड़ा टर्नओवर एग्री के प्रोडक्ट से आ रहा है। तो कैसे किया होगा, इन्होंने चीजों को सीखा होगा, ट्रेनिंग्स अटेंड की होंगी, सारी नॉलेज गेन की होगी, एक्सपीरियंस लिया होगा, क्या क्या किया होगा, कैसे किया होगा, वो सारी चीजें आज उन्हीं के जुबानी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से नहीं है, वो उन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं अपनी बिजनेस के अंदर। और आप में से सोचिए जो लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, जो ऑलरेडी एग्रीकल्चर के सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए तो दोस्तों बहुत आसान है चीजें, वो तो नो डाउट मतलब छप्पर फाड़ सकता हूँ, आग लगा सकता है। सो सारी चीजों को समझने की कोशिश करें और अपने फीडबैक जरूर शेयर करें। मतलब सीजन 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया है ये सोच के कि पिछले साल जो रिस्पॉन्स आया था इसके बाद वही रिस्पॉन्स हमें इस बार भी मिलेगा। क्या ये प्रोग्राम हम लोग करें, क्या ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा, क्या हम ऐसे और स्टार्स को आपके सामने लेके आए, क्या आपके सजेशंस हैं, क्या आपके फीडबैक हैं, आप चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि और इम्प्रोवाइज हम लोग इस प्रोग्राम को कर सकें। सो दोस्तों एक चीज हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि भले ही आप लोग किसी भी मतलब बैकग्राउंड से हो, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मान लो आप एग्री 82 के ऊपर काम करना स्टार्ट कर रहे हो तो 82 के बारे में बेसिक चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, कुछ टर्मिनोलॉजी हमें समझनी पड़ेगी। जैसे कि सर अभी कहते उन्हें नहीं मालूम था कि छटनी क्या होती है। सो छटनी मीन्स कि वहां पे जो अनवांटेड चीजें हैं उनको निकाला जाता है, कटिंग की जाती है। खरपतवार क्या है ये हमें मालूम होना चाहिए। फिर कीड़े कौन से लगते हैं थोड़ा बहुत ये मालूम होना चाहिए। फिर हमें सीजन्स कौन कौन से आते हैं थोड़ा सा इसका भी आइडिया होना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसका आइडिया होना चाहिए, वो है प्रोडक्ट, क्योंकि आप अल्टीमेटली प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, आप प्रोडक्ट्स को अच्छे से वहां पे शेयर कर सकें। तो ये इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। और आई थिंक
विजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो विजय सर, आप अपनी आंसर कंटिन्यू कर सकते हैं सर, प्लीज। हेलो। हाँ जी सर। जी, आवाज आ रही है सर, कंटिन्यू। यस सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, बात ये थी कि टर्मिनोलॉजी जो थी, मतलब मार्केट में जब हम जाते, जो एग्री के सेक्टर में काम करते, तो एग्री में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं पता था, क्योंकि हमने कभी एग्री में काम नहीं किया था। तो वो सारी चीजें दिक्कत हुई लोगों को समझने में, वो चीजें समझने में। पेस्टिसाइड क्या होता है, इंसेक्टिसाइड क्या होता है, हर्बिसाइड क्या होता है, वार्गिसाइड क्या होता है, ये सारी चीजें समझने में टाइम लगा। और उस दौर से जब मैं गुजरा तो एक एक चीज समझ में आई, क्योंकि जब हम लोग फील्ड में जाके काम करते तभी हमें समझ में आता है कि किस तरह से हमें टैकल करना है और कौन सी दिक्कत आएगी। तो अगर आप फील्ड में जाके काम करते हो और इन दिक्कतों से अगर आप जाते हो, तो आप राइट जो मार्ग है उससे आप जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि यही चीज आगे जाके आपको एक्सपर्ट बनाएगी दोस्तों। तो ये चीजें हमने समझी। आगे चल के जैसे बैक्टीरिया है वो क्या होता है वो हमें नहीं पता था। ये जो जैसे आप कह रहे थे कि फंगीसाइड है, तो फंगीसाइड में भी अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं, सिस्टमेटिक है, कॉन्टेक्ट है, ये है वो है। जैसे पीजीआर है, तो पीजीआर क्या होता है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर क्या होता है, वो हमें नहीं पता था। खाद के प्रकार हमें नहीं पता थे। जमीन को कौन से प्राइमरी न्यूट्रिएंट लगते हैं वो हमें पता नहीं था। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट क्या होता है वो नहीं पता था। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है वो नहीं पता था। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो नहीं पता थी, लेकिन हमने हार नहीं मानी। अगर उसमें काम करना है तो हमें कहीं ना कहीं से तो नॉलेज लेना ही। तो कुछ किताबें हमने पढ़ी मार्केट से लेके, कुछ नेट से नॉलेज लिया, कुछ गूगल से लिया, कुछ यूट्यूब से लिया। और जैसे अभी तो ट्रेनिंग शुरू होगी तो शिवम सर का चैनल है, वहां से भी बहुत हेल्प मिलती है, सीड ट्रीटमेंट कैसे है, क्या है। तो अभी बिजनेस करना बहुत आसान हुआ है। आज से 4 साल पहले ये सारी चीजें नहीं थी, तो दिक्कत आती थी बहुत, पेनिट्रेट नहीं कर पाते थे मार्केट में जाके। लेकिन अभी वो बात नहीं, अभी तो हम जहाँ पे भी हाथ डालते तो काम हो जाता है। तो ये चीज आपके साथ तभी होगी जब आप मार्केट में फील्ड के ऊपर जाके काम करोगे। एग्री एक ऐसा सेक्टर है जो आप ऑनलाइन या घर बैठे नहीं कर सकते, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। पैंट ऊपर, घुटनों तक ऊपर करके, शर्ट को पीछे करके, बाहें खोल के आपको खेत में उतरना पड़ेगा। वो किसान के साथ जाके उसका क्या प्रॉब्लम है वो देखना पड़ेगा, तभी जाके वो चीज आपके साथ होगी जो होनी चाहिए। यस सर। राइट सर, सही बात आपने बोली कि पैंट ऊपर करके और बाजुएं मोड़ के आपको खेत में उतरना पड़ेगा, तभी जाके एक्चुअली में रिजल्ट मिल पाएगा। और ये दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको प्लीज अपने माइंड में रखिएगा। तो सर, एक चीज आप बताइए कि जैसे अब आपने कहा कि अब तो जहां आप हाथ डालते हो बढ़िया हो जाता है, तो आप किसानों को अप्रोच कैसे करते हो? मतलब क्या उनको सबसे पहले बोलते हो, या कौन से प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हो? क्या सिर्फ किसानों को ही अप्रोच करते हो, या और कोई टाइप के लोग भी हैं जिनको आप अप्रोच करते हो? सो फर्स्ट अप्रोच आप किसको करते हो और कैसे करते हो एग्री के ऊपर काम करने के लिए? ओके सर, जैसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग अप्रोच करते लोगों को तो किस तरह करते। तो एग्री एक ऐसा सेक्टर है कि एग्री सेक्टर से रिलेटेड जितने भी लोग हैं हम सब लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन मैंने जब पहले शुरुआत करी तो मैंने पहले फार्मर लोगों से शुरुआत की, कि पहले हम लोग फार्मर लोगों को बताएंगे, जो एंड यूजर है उसे हम लोग समझाएंगे। तो वहां से शुरुआत की, तो फिर बहुत जगह पे पॉजिटिव रिजल्ट आते थे, बहुत जगह पे निगेटिव रिजल्ट भी आते थे। निगेटिव रिजल्ट मतलब बंदा नहीं मानता था, यूज करने के लिए नहीं बोलता था कि भाई बहुत सारी चीजें मार्केट में भी हम लोग वो यूज करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों को परेशानी हुई। लोग चीज अच्छा होने के बावजूद, बगल के खेत में रिजल्ट आने के बावजूद भी लोग कहते थे कि भाई हमें नहीं लेना। क्यों? क्योंकि उस वक्त वहां पे हम उनको वो विश्वास नहीं दे पाते थे कि ये चीज काम करेगी, या फिर ऐसा होता था कि भाई हम लोग नहीं जान पाते थे कि उनकी भूख क्या है। राइट। जैसे अगर किसी को जलेबी खाना पसंद है और उसको अगर आप रसगुल्ला दोगे तो वो जलेबी, वो रसगुल्ला कभी नहीं खाएगा, उसे जलेबी ही देनी पड़ेगी तभी वो खाएगा। राइट। तो वैसे उन लोगों की भी जो नीड है, जो जरूरत क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो खेती के सेक्टर में, तो आपको वो किसान का दर्द क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आप किसान का दर्द नहीं समझ सके और बस आप ही की रट लगाए हुए कि भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है, फलाना है, ढिमका है, तो कुछ नहीं होगा, आप खाली हाथ रिटर्न आ जाओगे। लेकिन अगर आप उसके साथ बैठते हो, उसके साथ उसका नीड एनालिसिस करते हो, उसको समझते हो कि उसका दर्द क्या है, उससे बातचीत बढ़ाते हो, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है। और अगर एक्चुअल प्रॉब्लम पता चल गया, जड़ पता चल गई कि कहाँ पे दर्द है, तो हम लोग वहां पे ठीक से जो दवाई है वो लगा सकते हैं। और वहां पे फिर हम लोगों के प्रोडक्ट किस तरह से उसे यूजफुल हो सकते हैं ये हमने देखना है। और वहां पे फिर आप खाली हाथ रिटर्न नहीं आओगे। फिर वहां पे आपके जो प्रोडक्ट है
वो हम दे के ही आएंगे। एटलीस्ट वो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे कुछ आपसे ले लेगा, या फिर वो बड़े पैमाने पे ले सकता है, लेकिन आपको उस तरह से उसे समझाना पड़ेगा। कुछ डेमोज है प्रोडक्ट के, वो दिखाने पड़ेंगे। आपने जहाँ पे दिया था जिन लोगों को, वो टेस्टिमोनीज आपको दिखाने पड़ेंगे कि भाई ये एरिया में हमने इनको दिया था तो इनको ऐसा रिजल्ट आया, इनका भी सेम आपके जैसे ही प्रॉब्लम था। तो वो किसान के साथ आप बात करवा के दे सकते हो कि भाई ये किसान को हमने दिया था, उससे रिजल्ट आया, आप उससे बात कर सकते हो। तो फिर जब एक किसान दूसरे किसान से बात करता है तो वो उनके लैंग्वेज में बात होती है ना। हम तो जाएंगे एक टेक्निकल लैंग्वेज लेके हम लोग जाते हैं और समझाते हैं, जब हम किसान को समझाते हैं तो, लेकिन वो बात उनको ठीक से समझ में नहीं आती। लेकिन जब एक किसान से लोकल लैंग्वेज में बात करता है तो वो दूसरे को समझा देता है कि किस तरह का रिजल्ट है। और फिर वहां पे आप प्रोडक्ट सेल नहीं करते हो, वहां पे आप एक होप सेल करते हो, मतलब विश्वास देते हो उस बंदे को। और जहां पे विश्वास आ गया तो वहां पे सारी चीजें हो जाती है। तो इसी तरह से मैंने भी काम किया। मैंने शुरुआत में किसान लोगों को हेल्प किया, किसान लोगों को बताया ये सारी चीजें। लेकिन आगे चल के मुझे पता चला कि कुछ किसान जो है, मतलब मोस्ट ऑफ दी जो फार्मर है, वो हम लोगों की नहीं सुनते, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में घूमते रहते जो उनके पास जाते रहते हैं हमेशा। तो फिर उनका विश्वास होता है कंसल्टेंट के ऊपर, या फिर जिस शॉप से वो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड लेके आते हैं उस बंदे के ऊपर उनका विश्वास होता है कि भाई उस बंदे ने बता दिया तो हम लोग यूज करेंगे। तो फिर हमें ये समझ में आया कि ये कंसल्टेंट और ये जो शॉपकीपर है, ये लोग क्या रोल निभाते। तो फिर हमने वो स्टडी किया कि भाई कंसल्टेंट क्या होता है। पहली बात तो यही नहीं पता था कि कंसल्टेंट होता क्या है। तो जैसे हम लोगों के ह्यूमन बॉडी के लिए जैसे डॉक्टर्स होते हैं, वैसे खेती बाड़ी के लिए कंसल्टेंट जो है वो भी एक डॉक्टर का ही काम करता है। वो देखता है उस पौधों को क्या कम क्या ज्यादा है, या कौन सी बीमारी आई है और उसे कौन सी दवाई देनी चाहिए। तो ये कंसल्टेंट जो है, ये अलग अलग जो फसल है उसके लिए अलग अलग कंसल्टेंट होते हैं, और वो पूरा शेड्यूल देते हैं। अगर 4 महीने की फसल है, साल भर की फसल है, 6 महीने की फसल है, तो वो पूरा शेड्यूल लिख के देते हैं उस फार्मर को कि कौन सी खाद कौन से स्टेज पे देनी चाहिए, क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, और कौन से पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज करने चाहिए। तो वो लोग जो लिख के देते हैं उसके ऊपर फार्मर का 100% विश्वास होता है। और जहां से वो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड लेके आते हैं, मतलब वो शॉपकीपर, वहां पे उनका 100% विश्वास होता है। फिर हमने हमारा जो मोर्चा है वो उस तरफ घुमाया, किस तरफ, जहाँ पे कंसल्टेंट और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के बेचने वाले लोग हैं। फिर हमने उनको समझाया कि भाई ये चीज इस तरह से नहीं, इस तरह से काम करती है, और इसके ऐसे ऐसे रिजल्ट है। तो फिर वहां से और बिजनेस बूस्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि उन लोगों ने जब फार्मर को बताना शुरू किया ये चीज अच्छी है और आपने यूज करनी चाहिए, तो वहां पे बड़े पैमाने पे सेल भी हो गया और बिजनेस भी हो गया। और इसी इस बिजनेस। शिवम सर। जी, बहुत बढ़िया सर, और बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया कि सिर्फ किसान ही नहीं है दोस्तों। और आपने बहुत बार मेरे को भी सुना होगा कि सिर्फ किसान नहीं है जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं। किसानों के अलावा जितने भी लोग एग्रीकल्चर के सेक्टर से जुड़े हैं वो सब आपके प्रोस्पेक्ट हैं। जो लोग कंसल्टेंट्स हैं, जो लोग क्लिनिक चलाते हैं, स्टोर चलाते हैं, जो लोग एग्रीकल्चर कंपनी में काम करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब आपके प्रोस्पेक्ट हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझनी है कि ऐसा नहीं कि हम सिर्फ किसान को ही अप्रोच कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी चीज सर ने बोली थी अभी, आई होप आप लोगों ने उसको नोट डाउन किया होगा। हम प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, वी आर नॉट सेलिंग प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं दोस्तों। ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखें। मैं बहुत बार आप लोगों को बोल चुका हूँ, हमें सॉल्यूशन बेचना है। एंड सॉल्यूशन ही बिकता है, इमोशन ही बिकते हैं। सॉल्यूशन मीन्स कि आपको, जैसे सर ने अभी बताया, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या है। अगर आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो आप सॉल्यूशन भी नहीं सेल कर पाएंगे। सो आप जाने, लोगों से बात करें, उनकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। राइट, तो आगे बढ़ाते हैं सेशन को। बहुत अच्छे लोगों के फीडबैक आ रहे हैं। आपके मन में भी अगर कोई क्वेश्चन है एग्री के बिजनेस को रिगार्डिंग, तो आप भी चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को भी हम लोग ले लेंगे। सर, आपने एक चीज बोली थी कि आप एक स्पीच बोला करते थे, कि लोगों को स्पीच देते थे शुरू में, और जिससे कि लोग कन्वर्ट हो जाते थे आपका प्रोडक्ट यूज करने के लिए। क्या हम शॉर्ट में जान सकते हैं, ब्रीफ में, कि वो स्पीच क्या होती थी, कितनी देर की होती थी, क्या आप बताते थे, ताकि हमारे लोग भी इन चीजों को फॉलो करके बिजनेस। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा। एक्चुअली मैंने जो स्पीच बनाई थी सिर्फ एग्री 82 के ऊपर, तो वो स्पीच ऐसी थी कि पहले तो मैं बताता था कि एग्री 82 किस किस चीज से बना हुआ है ना, उसका कंटेंट क्या है, वो हम लोगों को समझाते थे। और ये समझाते थे कि ये चीज जो है ये नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसमें कोई केमिकल
नहीं है और ये जमीन के अंदर जाके मेरे मन के अंदर ये डिकम्पोज हो जाता है। पहले तो हम ये समझाते थे, फिर उसके बाद समझाते थे कि ये जमीन के अंदर जाके किस तरह से काम करेगा, जैसे ये मिट्टी को भुरभुरा बना देगा, व्हाइट फ्रूट्स बढ़ने में फिर मदद होगी। कि क्या रहता है ना, बहुत सारी चीजें लाइन अप रहती है। अगर आपकी मिट्टी ठीक है, अगर आपकी मिट्टी के जो बेसिक 3 प्रॉपर्टीज है वो अगर बैलेंस में आ गई, तो आपकी मिट्टी जो है वो ज्यादा से ज्यादा उपज देने वाली मिट्टी या खेत बन जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो है, मतलब जो किसान लोग हैं, वो हमेशा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के ऊपर ही फोकस करते। तो पहले हम लोग जब उनके पास जाते तो उनको यही समझाते कि भाई ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का जो आपने रट्टा लगा रखा है कि भाई लाना है और डालना है, लाना है और डालना है, लाना है और स्प्रे करना है, जिसने जो बता दिया वो लाया, डाला, स्प्रे किया, बात खत्म। वहां पे रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे वो आचार्य है, वो एक बड़े भगोने में सब्जी जब बनाता है तो वो सब माल मसाला डाल देता है, उसको पका देता है और जाने देता है। फिर उसमें टेस्ट है नहीं है, क्या है, किस तरह से वो पका है नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं रहता है उसे, क्योंकि बहुत सारी जनता को, पब्लिक को उसको खिलाना रहता है। वैसे ही जब किसान लोग खेती बाड़ी में काम करते, तो वो लोग जो भी पेस्टिसाइड और जो भी फर्टिलाइजर बोला है वो लेके आते हैं और छिड़काव कर देते हैं या फिर जमीन के अंदर डाल देते हैं पौधे के लिए। लेकिन वो ये नहीं देखते कि क्या सच में इसकी जरूरत उस पौधे को है, क्या सच में ये जो मैं डाल रहा हूँ इसका कुछ यूज उसे होने वाला है। ये समझना बहुत जरूरी है और ये समझ में आता है मिट्टी के ऊपर से। तो किसान लोग हमेशा जो है वो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के ऊपर ज्यादा काम करते हैं। इनफैक्ट जो भी एग्री का फील्ड है उसमें पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के ऊपर ही ज्यादा काम होता है, लेकिन कभी भी मिट्टी और पानी के ऊपर काम कोई करता नहीं है। और ये एक ऐसा सेक्टर है मिट्टी और पानी का जो मतलब बहुत अधूरा रह गया या पीछे रह गया है, जिसके ऊपर कोई काम नहीं करता। और इसी के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो दो चीजें हैं जिसके ऊपर डिपेंड है कि आपकी जो फसल है वो किस तरह से आएगी और कितनी अच्छी होगी, उपज कम होगी या ज्यादा होगी, आपकी मिट्टी के ऊपर, पानी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग पहले उनको वो समझाते हैं कि भाई आपकी मिट्टी और पानी कैसी है, वो ये देखना आपको बहुत जरूरी है। वो कुछ जो एजुकेटेड फार्मर है वो अभी मिट्टी पानी का परीक्षण करते, तो उनको समझ में आता है मिट्टी के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट कम है, कौन से ज्यादा है, और उस हिसाब से वो फर्टिलाइजर डालते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता रहता, क्योंकि वो ट्रेडिशनल खेती करते रहते हैं। उनको पता है ये फसल लाई लगाई तो ये डालना ही डालना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारी, मतलब मैं कहता हूँ ना कि आज की डेट में हम लोगों की मिट्टी में इतने न्यूट्रिएंट्स और इतने फर्टिलाइजर है कि आपको ऊपर से देने की जरूरत नहीं, बस वो फिक्स फॉर्म में है, तो उनको आपको रिलीज करना बहुत जरूरी है। तो हम जब किसान लोगों को या कोई भी लोग जो फार्मर खेती में काम करते हैं उनको जब समझाते, तो उनको ये समझाते कि भाई पहले तो आप आपकी मिट्टी और पानी को ठीक करो, आपकी मिट्टी और पानी ठीक होना बहुत जरूरी है, उसके बाद बाकी की चीजें आती है। तो हम लोग उनको समझाते थे कि भाई मिट्टी जो है, मिट्टी के 3 तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं, उनको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसमें से हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत डीपली काम करते हैं, जिसके वजह से मिट्टी जो है हमारी वो खराब हो रही है। मिट्टी का जो सख्तपना है, मतलब जो मिट्टी की रिजिडिटी वो बढ़ रही है। तो मिट्टी की रिजिडिटी बढ़ने की वजह से व्हाइट रूट डेवलप नहीं होते, व्हाइट रूट डेवलप नहीं होते तो फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने डाले वो अपटेक नहीं होते। अच्छा, रिजिडिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो फर्टिलाइजर हमने डाला है वो जमीन के अंदर 50% फिक्स हो जाता है, 50% ही बचता है। और वो जो 50% बचता है वो भी पेड़ जो है, पौधा जो है वो उठा नहीं पाता, क्योंकि उसके व्हाइट रूट डेवलप नहीं हुए हैं। तो व्हाइट रूट क्यों नहीं डेवलप हुए, क्योंकि मिट्टी रिजिड हो गई। फिर यहाँ पे अगर व्हाइट रूट डेवलप नहीं है ठीक से, अगर न्यूट्रिएंट्स का अपटेक नहीं हो रहा है, वो मिल नहीं रहे पौधे को, तो पौधा जो है वो अंदर से कमजोर हो जाएगा। तो कमजोर हो जाएगा तो फिर उसका जो प्रेगनेंसी वो ठीक से नहीं होगा, फिर फूल से ठीक से नहीं आएंगे, आएंगे तो वो गिर जाएंगे, मतलब जो फ्लावर ड्रॉपिंग ड्रॉपिंग होता है वो हो जाएगा। फिर ज्यादा से ज्यादा फल, जो भी फूल बच गए वो फूलों का फलों में रूपांतर होता है, फ्रूट में कन्वर्जन होता है। तो वो जो फ्रूट रहेगा उसका भरण पोषण ठीक से नहीं होता, उसको साइज नहीं मिलेगी, तो टनेज नहीं मिलेगा। तो जिस तरह से यील्ड होनी चाहिए उस तरह से यील्ड मिलेगी नहीं, उपज मिलेगी नहीं। और कहीं ना कहीं ये माल नरिशमेंट हो रहा है पौधे का, तो पौधा अंदर अंदर से कमजोर हो जाएगा और कोई भी वायरस जो है उस पौधे के ऊपर जल्दी अटैक करेगा। और फिर यहाँ पे आपका पेस्टिसाइड का खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि आप उसको बचाने में लगोगे तो ऊपर से आपको ज्यादा से ज्यादा छिड़काव करने पड़ेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ जो पानी आप लोग यूज कर रहे हैं वो भी खराब है, तो उसको ठीक करना भी जरूरी है। अगर आप खराब पानी में आपके पेस्टिसाइड या जो भी इंसेक्टिसाइड होगी, जो भी छिड़काव करने वाली चीजें, वो अगर मिक्स करके उसको अगर आप स्प्रे कर रहे हो, तो वो ठीक से पौधे के ऊपर बैठेगी नहीं, ठीक से पौधे के ऊपर कवरेज करेगी नहीं। तो जहां पे एक स्प्रे में काम होने वाला था, वहां पे 3-3 4-4 स्प्रे देने के बाद भी आपको कवरेज नहीं मिलेगा। जहां पे 100 किलो खाद में काम होने वाला था, वहां पे 200 किलो खाद देने के बाद भी काम
नहीं होगा, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली आपका खाद का और पेस्टिसाइड का खर्चा बढ़ रहा है और एक साइड में आपकी उपज भी नहीं आ रही। जब ये चीज आप उनको समझाते हो तो उनको समझ में आता है कि यस ये रियलिटी है, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि दिन ब दिन खेती करना बहुत मुश्किल हो रहा है और ये खर्चे बढ़ रहे हैं और उस तरह से उपज नहीं आ रही। फिर वहां पे क्वेश्चन ये जाता है कि हम करें तो क्या करें और जाए तो कहाँ जाए। मतलब इस चीज का सोल्यूशन क्या है, ऐसा क्या कर सकते हैं हम लोग जिसके चलते हुए हम लोगों को कम खाद में हम लोग ज्यादा से ज्यादा उपज बढ़ाए और कम से कम स्प्रे में हम लोग ज्यादा से ज्यादा कवरेज ले। तो फिर वहां पे हम लोग अपने प्रोडक्ट बताते कि भाई ये 82 है, ये ह्यूमिक है, ये बाकी की चीजें जिनके चलते हुए कम से कम खाद में, मतलब आप 50% तक खाद का जो खर्चा है आपका वो बचा सकते हो और 40% तक आप उपज बढ़ा सकते हो। ये चीजें जब उनके दिमाग में हम डालते हैं तो फिर वो बंदा लाइफ लॉन्ग कस्टमर हो जाता है, या लाइफ लॉन्ग वो बंदा उस चीज को बेचता है या वो उस चीज को यूज करता है, क्योंकि उसको पता है कि जहाँ पे 100 किलो खाद एक्स्ट्रा डालनी है, जहाँ पे और पेस्टिसाइड के हाथ लेने हैं, स्प्रे करने हैं, वहां पे ये एक चीज अगर छोड़ दी, डाल दी, तो खर्चा कम हो जाएगा और इस तरह से वो काम आगे बढ़ता है। तो ये चीज हम लोगों को समझाते थे। पहले प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना है, देखना है कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये चीजें हो रही है, और फिर वहां पे हम लोग किस तरह से इस चीज को देके वो जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं। ये अगर हम समझा सके तो दोस्तों 100% हम एग्री में बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। एक हमारे दर्शक हैं सुनील जी, उनका एक क्वेश्चन आया है सर कि आमतौर पे जब हमारे लोग एग्री के प्रोडक्ट्स लेके किसी को अप्रोच करते हैं तो सामने से जो कस्टमर है या जो किसान है वो कहते हैं कि हमें एक सैंपल दो या फिर हमें एक फ्री में बॉटल दो ताकि हम यूज करके देख लें। तो क्या आपके सामने इस प्रकार का कोई चैलेंज आया, आपके सामने लोगों ने ऐसी डिमांड की, और की तो फिर आपने उसको कैसे टैकल किया, आपका क्या रेस्पॉन्स था? बिल्कुल सर, ये चीजें जो है ये हमें हमेशा ये क्वेश्चन मार्केट में जब हम लोग जाते तो आता है। और ये क्वेश्चन तब आता है दोस्तों जब देखिए मार्केट में बहुत सारी और भी कंपनियां हैं जो काम कर रही है। कंपनी मतलब बहुत सारी फर्टिलाइजर के और पेस्टिसाइड की कंपनीज है जो ट्रेडिशनल मार्केट में काम करती है। हम लोगों जैसे डायरेक्ट सेलिंग नहीं करती है, उन लोगों का मार्केट अलग है, काम करने की जो तरीका है वो अलग है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो सैंपल देते हैं। तो अभी देखिए कोई भी अगर नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता है एग्री की रेंज में, जैसे कोई फर्टिलाइजर हो गया या कोई पेस्टिसाइड हो गया, तो वो लोग बीएससी एग्री जिन लोगों ने कर रखा है या फिर जो मार्केटिंग करने वाले बंदे, उन लोगों को खेत में या किसानों के या शॉपकीपर के पास भेज के कुछ सैंपल देते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट आप आपके जो लोग हैं उनमें आप दो, आपके किसान लोगों में दो, उसका रिजल्ट देखो, फिर आप हम आपको इसका काम बढ़ाने का जो तरीका है, ज्यादा से ज्यादा जो मटेरियल है वो हम आपको देंगे। तो वहां पे वो सैंपल यूज होता है। लेकिन वो क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि उनको खुद को भी ये नहीं पता कि वो प्रोडक्ट का रिजल्ट है कि नहीं। मतलब वो ट्रायल एंड एरर की बेस पे किसानों को या जो पेस्टिसाइड काउंटर है उनको देते हैं मटेरियल कि भाई आप ये यूज करके देखो। मतलब आप सोचो कि कितनी सोचने वाली बात है कि वो कंपनी जिसने ये प्रोडक्ट बनाया है, वो जो कोई भी XYZ कंपनी हो जिन्होंने वो फर्टिलाइजर बनाया या पेस्टिसाइड बनाया, उनको खुद को भी विश्वास नहीं है कि वो प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं, इसीलिए वो सैंपल देते हैं। राइट, मतलब प्रूवन नहीं है, ट्रायल एंड एरर है, इसकी वजह से सैंपल दिया जाता है और उसकी वजह से वो सैंपल फ्री में किसान लोगों को या जो फर्टिलाइजर वाले या पेस्टिसाइड वाले उनको दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अगर हम लोग वेस्टेज की बात करते तो सबसे पहले तो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम करते। दूसरी बात, हम लोगों के जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी प्रूवन है ना, हमें सैंपल लेने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर कोई आपसे सैंपल मांगता है तो उनको कह दो कि भाई सैंपल अगर सैंपल किसका दिया जाता है, जिसका रिजल्ट नहीं है, जिसका विश्वास नहीं कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, तब जाके सैंपल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो सारी चीजें प्रूवन हो चुकी है ना। पूरे दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में एग्री 82 का और बाकी सारे एग्री प्रोडक्ट का यूज किया जाता है, ढेर सारे रिजल्ट हम लोगों के पास आज की डेट में है। तो यहाँ पे सैंपल नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे आपको डायरेक्टली लेके ही यूज करना पड़ेगा। तो ये चीज आप उनको समझा सकते हो इस केस। बहुत बढ़िया सर। एंड हमेशा मैं आप सबको बताता भी हूँ दोस्तों, गोल्ड का कभी सैंपल नहीं दिया जाता है। कोई आपको कहता है कि सोने की ज्वेलरी एक हफ्ता पहन के देख लो, पसंद आएगी तो फिर हमको बताना और तब आप खरीद लेना, ऐसा नहीं होता। सोने का एग्जाम्पल, सोने का सैंपल नहीं दिया जाता, फील करवाया जा सकता है। तो सैंपल और अगर कभी दिया भी जाता है जिन प्रोडक्ट्स का, उसकी कॉस्ट भी जो है वो ग्राहक से ही निकाली जाती है, कोई फ्री में नहीं देता कुछ भी। राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि सैंपल नहीं देते लेकिन फील करा सकते हो। तो भले ही आप किसी को बॉटल नहीं दे रहे हैं फ्री में, बट आप डेमो दिखा सकते हो, आप किसी 15 लीटर के टैंक से स्प्रे करा सकते हो, ट्रायल करा सकते हो, अदर ऑप्शन है। आप गाड़ी
मान लो कोई गाड़ी का शोरूम है, वो आपको ये थोड़ी ना कहेगा कि 1 हफ्ते के लिए रख लो भैया घर पे और अच्छी लगेगी तो खरीदना, नहीं, वो बस आपको टेस्ट ड्राइव करा सकता है। तो ऐसे ही आप भी टेस्ट ड्राइव कराओ, सैंपल सैंपल की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं सर। अभी आप यूसीडी के लेवल तक पहुंच चुके हैं और इतना मतलब एग्री के ऊपर इतना आपने बिजनेस को फैला लिया है। तो अगर एक हम छोटा सा आइडिया लेना चाहें कि आपके टोटल बिजनेस में से एग्री का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, तो अगर उससे लोगों को ये आइडिया लग पाएगा कि यूसीडी लेवल पे जो एक व्यक्ति है वो एग्री के अंदर से कितना बड़ा बिजनेस निकाल सकता है, और ये लोग भी निकाल सकते हैं जो अभी शायद यूसीडी तक नहीं पहुंचे हैं, या अगर हो सकता है उससे आगे की तैयारी कर रहे हैं। तो कितना बिजनेस आप निकाल रहे हैं एग्री से टोटल में से? सर अगर मैं बात करूँ पूरे टोटल जो टर्नओवर होता है मेरा, जो भी बिजनेस है मेरा, तो अगर हम उसे 100% पकड़ते हैं तो 100% में से 80% जो बिजनेस है वो पूरा एग्री के ऊपर डिपेंड है, जिसके चलते हुए हम लोग यहाँ पे पहुंचे सर। बहुत बढ़िया सर। तो एग्री को तो बोला जाता है कि सर ये तो सीजनल बिजनेस है, कभी ऊपर आएगा कभी नीचे आएगा, तो फिर तो ऐसे तो आपके साथ समस्या हो जाती होगी अगर आपका पूरा बिजनेस एग्री के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में तो यही चिंता लगी रहती है कि हम एग्री के ऊपर सिर्फ काम करेंगे तो शायद सीजनली ही हमें चेक आएगा। सो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं, सीजनल जो आता है वो अप डाउन? ओके, थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। और मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पे आपको है ना बड़े पैमाने पे आपको सोचना है। देखिए पूरी दुनिया की अगर हम बात करेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर 3 कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड बहुत बड़े पैमाने पे है। तो उसमें नंबर 1 पे आता है यूएसए। अमेरिका में सबसे ज्यादा जमीन है जो एग्रीकल्चर के अंडर आती है। दूसरा नंबर इंडिया का है और तीसरा नंबर चाइना का है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि बिजनेस कहाँ से ज्यादा होता है एग्रीकल्चर में, तो 1 नंबर पे चाइना आता है, 2 नंबर पे इंडिया आता है और 3 नंबर पे आता है यूएसए। जबकि यूएसए में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन वहां पे पॉपुलेशन कम होने की वजह से वहां पे खेती बाड़ी भी जो है वो कम होती है, इसलिए वहां से बिजनेस एग्री से आने वाला बिजनेस और इनकम जो है वो कम है। लेकिन चाइना में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वहां पे कम जमीन होने के बावजूद भी वहां पे इनकम ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादा खेती बाड़ी वहां पे होती है। और 2 नंबर पे हम लोग हैं। हम लोग एग्रीकल्चर लैंड के बारे सेक्टर में भी 2 नंबर पर है, और इनकम और बिजनेस के चलते हुए भी हम लोग 2 नंबर पे है। तो अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 5 ऐसे राज्य है जिनमें सबसे ज्यादा खेती बाड़ी होती है, जिसमें सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देन आता है पंजाब, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ये लोग जियोलॉजिकली ये जो 5 जिले हैं, ये पांच जो राष्ट्र है, इन 5 राष्ट्रों का जो एरिया है वो सबसे ज्यादा है इंडिया के अंदर। और यहाँ पे खेती बाड़ी सबसे ज्यादा पैमाने पे होती है। जहां से हम लोग महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं जहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो महाराष्ट्र में हम लोगों ने ये देखना चाहिए कि महाराष्ट्र में कौन कौन सी चीजों के ऊपर खेती ज्यादा होती है। जैसे अगर हम लोग फसलों की बात करें तो जैसे चावल है, गेहूं है, फिर उसके बाद जवार है, कॉटन है, देन आपका जितनी भी एडिबल ऑयल की सीड्स है वो होती है, जितनी भी दालें हैं, वो सारी चीजें महाराष्ट्र के अंदर बड़े पैमाने पे ग्रो एंड हार्वेस्ट की जाती है। उसके बाद अगर हम लोग फलों की बात करें तो फलों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मैं बताना चाहूंगा महाराष्ट्र ऐसा दूसरा राज्य है इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा फ्रूट को बना के एक्सपोर्ट करता है। मतलब मैं बात करूं तो 9,850 मीट्रिक टन जो अलग अलग तरह के फ्रूट्स है वो एवरी ईयर एक्सपोर्ट होते हैं दूसरे देशों में। इतना बड़ा जो मार्केट है, मतलब इतने बड़े पैमाने पे ग्रो एंड हार्वेस्ट होते हैं फ्रूट्स अलग अलग तरह के इंडिया के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। अगर मैं बात करूँ फ्रूट्स की, तो जैसे स्ट्रॉबेरी जो है वो महाबलेश्वर में सबसे ज्यादा होती है, नागपुर में संतरा है, नासिक में ग्रेप्स है, जलगांव में केला है, कुछ जगह पे पपाया ज्यादा होता है, पुरंदर वगैरह उस एरिया में अंजीर की खेती ज्यादा होती है। डहानू पालघर उधर जाएंगे तो उधर चीकू जो है उसका खेती ज्यादा होता है। अल्फांसो मैंगो जो है वो रत्नागिरी वगैरह एरिया में ज्यादा होता है। सोलापुर में अगर आप जाओगे तो वहां पे जो पोमोग्रेनेट है उसकी खेती ज्यादा होती है। तो आपको ये देखना है कि इतना बड़ा एरिया है, मतलब आप सोचो कि कितना वास्ट एरिया है। आप सोच सकते हो, मैं सिर्फ अकेले महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ कि सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के फ्रूट्स का ये ग्रो एंड हार्वेस्ट की जाते हैं। फसलें तो हमने देखी वो तो है ही है, और उसके साथ साथ जो वेजिटेबल्स है, जिसमें हम लोग लेफी वेजिटेबल देखेंगे या फिर फ्रूट वेजिटेबल देखेंगे, उसकी खेती बाड़ी भी तो होती रहती है कंटिन्यूअसली। और एक जो सेक्टर है जिसको हमने छोड़ दिया एग्री में, जहाँ पे लोग ज्यादा फोकस नहीं करते, वो है फ्लावर की खेती, फूल की खेती। अलग अलग तरह के जो फूल से उनकी भी तो खेती की जाती है।
तो आप सोचो कि आप फूलों की खेती में काम कर सकते हो, आप फ्रूट्स में काम कर सकते हो, आप फसलों के ऊपर काम कर सकते हो, आप जितने भी वेजिटेबल्स है उसमें काम कर सकते हो। इतना वास्ट एरिया है। उसके साथ साथ अगर हम लोग, जैसे आपने कहा कि सीजनल है, तो जरूर मैं कहना चाहूंगा कि हर एक चीज का सीजन होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि कोई XYZ फसल है, जैसे आप अनार पकड़ लो, जो पोमोग्रेनेट है, तो पोमोग्रेनेट की जो खेती है तो वो साल में 2 बार होती है। जैसे मार्च में, अप्रैल में उसका कटिंग होता है, वहां से उसको किया जाता है, और एक अक्टूबर में, सितंबर में उस वक्त कटिंग होती है। तो आप सोचो कि अगर मार्च में कटिंग हो रही है तो वहां से लेके अक्टूबर तक का टाइम आप लोगों के पास है, तो वो आप अनार के ऊपर फोकस कर सकते हो। फिर अक्टूबर से अंगूर की खेती शुरू हो जाती है, तो वो होती है मार्च तक। तो पूरा साल आपका पैक हो गया, पूरे साल में आप काम कर सकते हो। और बीच बीच में जैसे ओनियन जो है, तो ओनियन भी आप साल में 2 बार लगाते हो। जैसे ओनियन का पकड़ लिया तो एक होता है रेनी सीजन में, एक होता है समर सीजन में। तो रेनी सीजन में जो ओनियन लगाते हैं वो जुलाई अगस्त से शुरू हो जाता है, तो वो 4 महीने का फसल दिसंबर तक चलता है। फिर जो समर सीजन का रहता है तो वो दिसंबर से उसका प्लांटेशन किया जाता है ओनियन का, तो वो चलता है मार्च तक। तो आप देख सकते हो कि ये जो चीजें हैं इनका जो ड्यूरेशन। बहुत ही बढ़िया तरीके से सर ने बताया। एंड आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है। सो दोस्तों, एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। सर की बात को मैं कंप्लीट करता हूँ जो वो बोल रहे थे, कि होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक ही फसल के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे होते हैं। मान लो जैसे अभी कोई व्यक्ति धान के ऊपर फोकस कर रहा है, राइट? अभी खरीफ का सीजन चल रहा है, हम धान की बात कर रहे हैं। तो अभी धान लगना शुरू हो गया, ठीक है, धान लग रहा है। और ऐसा तो नहीं है कि अभी जुलाई में खत्म हो जाएगा, धान कब खत्म होगा? सितंबर अक्टूबर में जाके। बट आप देखोगे अभी कुछ समय के बाद अभी प्याज शुरू हो जाएगी। फिर आप देखोगे अभी फटाफट से फिर आलू शुरू हो जाएगा। फिर आप कुछ टाइम में देखोगे कि मटर शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, धान के बाद में और गेहूं से पहले इन दोनों के बीच में मटर की खेती कर लेते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही मटर खत्म होगी फिर गेहूं शुरू हो जाएगा वापस। ये हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं, हाँ, जो उत्तरी भारत है ना। महाराष्ट्र की वो बात कर रहे थे, तो महाराष्ट्र में फलों के ऊपर बहुत फोकस रहता है। वहां पे अभी कॉटन ज्यादा चल रहा है, ठीक है। फिर प्याज शुरू हो जाएगी, फिर कोई और फल आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई फसल चलती रहती है। हमें ये आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि हमारे क्षेत्र में किस टाइम पे कौन सी फसल की जाती है। अगर आपको इतना आइडिया हो तो आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा सीजन जैसा कुछ है ही नहीं। और एक बहुत छोटा सा टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, कि जो लोग अभी नए नए स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिन लोगों को अभी ये नहीं मालूम कि सर हम कौन सी फसल पे काम करें, हमें गेहूं का आइडिया नहीं है, धान का आइडिया नहीं है, तो मैं आप लोगों को एक टिप शेयर करता हूँ कि आप लोग सब्जी वालों के साथ में स्टार्ट करो। सब्जी के खेतों से स्टार्ट करो। क्यों क्यों ये मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आप, हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग का जो इंडस्ट्री है वो कैश पे चलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बट एग्रीकल्चर का सेक्टर जो है वो उधार वाला सिस्टम है, क्रेडिट वाला सिस्टम है। सो ऐसे में आप देखो, आपको कुछ ऐसे लोग चाहिए जहां से आपको रिजल्ट भी फटाफट मिल जाए, जहाँ पे सीजन का उतना ज्यादा ऊपर नीचे ना हो, जहाँ पे कैश में भी आपका काम चल जाए। और ऐसे किसान कौन से होंगे? ऐसे किसान होंगे सब्जी वाले। सब्जी वाले वो किसान होंगे जिनके साथ आपको कैश की समस्या नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी कैश, मतलब क्यों आपको कैश मिल जाएगा वहां पे? क्योंकि उन लोगों की फसल उगती रहती है और मार्केट में जाती रहती है और वो कैश में बिकती है। ऐसा नहीं कि गेहूं लगेगा, 4 महीने बाद कटेगा, फिर 2 महीने बाद पैसे मिलेंगे, या गन्ने की फसल 1 साल में कटेगी और पैसा तो पता नहीं जब प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करेंगे तब मिलेगा, है ना। लेकिन सब्जी वालों के साथ ऐसा नहीं है। उनके यहाँ क्रॉप उगती रहेगी, कटती रहेगी, बाजार में जाती रहेगी, तो आपको कैश की समस्या नहीं होगी। नंबर 2, पूरे साल चलती रहती है कोई ना कोई सब्जी, तो सीजन का ऊपर नीचे नहीं होता। और जो लोग शहरों में भी रहते हैं ना, मान लो कोई दिल्ली जैसे शहर में रह रहा है, या कोई मुंबई जैसे शहर में रह रहा है, दिल्ली मुंबई में कोई सोच रहा है सर मैं कैसे एग्री पे काम करूं, तो आप सोचो कोई बड़ा जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसके चारों ओर की जो बेल्ट होगी वो सबसे पहले सब्जी वालों की होगी। सबसे बड़ी जो मंडी है देश की सब्जियों की वो तो दिल्ली में, राइट। सो अगर आप दिल्ली के चारों ओर घूमेंगे तो आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा जो हो रही है वो सब्जियां हो रही है, वहीं से वो दिल्ली के अंदर आ रही है। दिल्ली के लोगों को भी तो सब्जी खानी है ना। सो जो शहर के लोग हैं वो उनके आउटर बेल्ट्स के ऊपर फोकस करें। जैसे ही आप फर्स्ट बेल्ट में जाओगे आपको सब्जियां मिलेंगी, और अंदर अंदर रूरल में जाओगे तो फिर आपको अलग अलग अनाज मिलेंगे, अलग अलग फसलें मिलेंगी। सो
सीजन्स को हम लोग ओवरकम वहां से कर सकते हैं, कैश वाली समस्या को ओवरकम कर सकते हैं। किसी ने पूछा था कि हम डेमो कैसे देंगे, तो डेमो में हम 15 लीटर के टैंक में ह्यूमिक 82 मिला के स्प्रे करवा सकते हैं। डेमो नहीं बोलेंगे उसको, ट्रायल बोलेंगे, राइट। सो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर आपका नंबर क्या है, हमें जुड़ना है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है वेस्टीज एग्री एकेडमी के नाम से, आप सर्च करना, आपको वहां पे मिल जाएगा। लिंक भी मैंने चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है, राइट। आप सर्च भी करेंगे तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से आप कनेक्टेड रहो हमारे साथ, आपको सारी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे उसके भी आंसर वहां से मिलते रहेंगे, ठीक। बहुत सारे लोग टेक्निकल क्वेश्चन कर रहे हैं, टेक्निकल क्वेश्चन हम लोग आज आंसर नहीं कर पा रहे हैं, बट आप उन सारे क्वेश्चंस को पोस्ट करिएगा ग्रुप में, उनको भी हम आंसर करेंगे। और विजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है, अंतिम चरण में है अपने सेशन के हम, कि क्या एग्री के प्रोडक्ट के ऊपर काम करके कोई वेस्टीज में सफल हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या हो सकता है सर सफल, आपका क्या मानना है? अनम्यूट कर लीजिए सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, आपको क्या है ना, एग्री के सेक्टर में जब आप काम करोगे, तो एग्री के सेक्टर में जब आप काम करते हो तो आपको दो चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, और वो चीजें है कि आपको ट्रेडिशनल के साथ साथ, मतलब जैसे हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं तो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, राइट। तो हम लोगों का अल्टीमेट फोकस तो बिजनेस ही है, लेवल है, पीवी है, सारी चीजें है। लेकिन आपको थोड़ा ट्रेडिशनल टच भी आपके बिजनेस को देना पड़ेगा जब आप एग्री में काम करते हो, क्योंकि उन लोगों को, जो किसान लोग है या जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर में जो लोग काम करते हैं, उन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग पता नहीं होती। तो आप शुरुआत ट्रेडिशनल से करके फिर धीरे धीरे उनको आप डायरेक्ट सेलिंग में लेके आ सकते हो, तो उनको समझ में आता है कि किस तरह से इसमें काम करना है और किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। तो मैं बात करूं अगर, तो हम लोग थे थोड़ी देर पहले कि भाई किस तरह से आप इसमें सीजन जो है, जैसे शिवम सर ने बताया कि तो पूरा साल सीजन चलता है दोस्तों, और पूरे साल हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। प्रोफेशनल बनना पड़ेगा मतलब आपको उन लोगों का जो काम करने का तरीका है वो समझ लेना पड़ेगा। जैसे मार्केट में जब आप जाओगे तो बहुत सारे जो अच्छे अच्छे काउंटर रहते हैं, बड़े बड़े काउंटर रहते हैं, तो वहां पे जब आप जाओगे तो किस तरह से दूसरे कंपनियों के लोग जाके काम करते हैं, किस तरह से ऑर्डर बनाई जाती है, किस तरह से उनको डिस्काउंट या सारी चीजें फायदा जो है वो समझाया जाता है, आपको भी उसी तरह से करना है। क्योंकि इनिशियली तो वही बात उनको समझ में आएगी, लेकिन जब आप आगे बढ़ के, आगे चल के जब सेल रिपीट आने लगेगा, जब काम बढ़ने लगेगा, तो फिर आप उनको धीरे से डायरेक्ट सेलिंग क्या है और इसमें अदर प्रोडक्ट कौन से वो बता सकते हो दोस्तों। अगर आपने कंसिस्टेंसी भी फोकस कर दिया, अगर कंसिस्टेंसी के ऊपर भी फोकस कर दिया, तो एक बंदा आपको कम से कम 400 पीवी का ऑर्डर देता है महीने भर के अंदर, और वो 4 महीने लगातार देगा। तो आप सोचो कि 400 पीवी अगर आपको अदर प्रोडक्ट से निकालना है तो कितना मतलब प्रॉब्लम होता है, राइट। लेकिन एग्री से आप इजीली, पीवी मेकिंग मशीन है एग्री, अगर सेक्टर हम लोग कहे वेस्टेज के अंदर, तो पीवी मेकिंग मशीन है। आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी सेक्टर में जाओ, और इनिशियली आप डायरेक्टली भिड़ जाओ। अगर आप किसी को नहीं जानते हो ना, डायरेक्टली भिड़ जाओ, क्योंकि उन लोगों को आदत रहती डायरेक्टली भिड़ने वाले लोगों की, राइट। आप मार्केट में जाओगे, आप सोचोगे यार मैं इसको जानता नहीं हूँ, मैं पहचानता नहीं हूँ, मैं कैसे इससे बात करूं। मैंने वही किया, मैंने देखा अगल बगल में सब शॉप है, मैं डायरेक्टली जाके भिड़ गया और डायरेक्टली जाके मैंने काम करना शुरू किया। मैंने ये नहीं देखा वो मुझे पहचानता है नहीं पहचानता, बाद में रिलेशन बिल्ड हो गए, राइट। तो ये आपको भी करना है, क्योंकि उन लोगों को भी बिजनेस की जरूरत है और हमें भी बिजनेस की जरूरत है। तो ये एक म्यूचुअल इंटरेस्ट है जिसके चलते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एग्री में अगर आप करियर करना चाहते हो तो आपको थोड़ा प्रोफेशनल बनना पड़ेगा दोस्तों, प्रोफेशनल तरीके से काम करना पड़ेगा। आप ऐसे सोच लो कि अगर आपको क्राउन जाना है और अगर आपको 6 लाइनों को ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाना है, तो आप एग्री के सेक्टर में काम करते हुए अभी तो 3 महीने के अंदर ही आप डायरेक्टली क्राउन डायरेक्टर हो सकते हो, 1 महीने में भी हो सकते हो। लेकिन आपको मार्केट में जाके वैसे लोगों से मिलना पड़ेगा, उनको सारी चीजें समझाना पड़ेगी। हम लोगों के वक्त तो इतना रिजल्ट ये वो सारी चीजें नहीं थी, ट्रेनिंग नहीं थी, शिवम सर नहीं थे, बहुत सारी चीजें नहीं थी। लेकिन आप लोगों के पास तो सब कुछ है। आज की डेट में ढेर सारे प्रोडक्ट बढ़ चुके हैं एग्री की रेंज में। आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो शिवम सर की ढेर सारी ट्रेनिंग्स हमें मिल रही है, किस तरह से प्रोडक्ट यूज करना है क्या है। और आज की डेट में अगर हम एग्री की बात करें, एग्री सेक्टर की, वेस्टेज की, तो बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट मार्केट में है। किसी को आप मिलते तो उसको, वो आपको ये बोलता है कि हाँ मैंने सुना था, हाँ मेरे चाचा ने, दादा ने, काका ने, फ्रेंड ने यूज किया है, रिजल्ट बहुत अच्छे, लेकिन उसको उसका जो जिस्ट है वो नहीं पता रहता है।
जिस्ट मतलब वो प्रोडक्ट किस तरह से यूजफुल है और किस तरह से वो सस्ता पड़ेगा, ये चीजें उनको पता नहीं रहती। बस उतना ही काम हमें करना है आज की डेट में, कि उनको ये समझाना है कि किस तरह से यूजफुल है, किस तरह से सस्ता पड़ेगा और किस तरह से आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। तो अगर आप सोच लो, अगर आपकी 6 लाइनें हैं और 6 लाइनों के अंदर आपने हर एक फसल का अगर नेटवर्क बिल्ड कर दिया, जैसे आपके 6 नेटवर्क है, 6 के 6 नेटवर्क में आपने प्याज की भी फसल के लोग डाल दिए, कुछ मिर्च, शिमला मिर्च के डाल दिए, कुछ टोमेटो के डाल दिए, कुछ गन्ने के डाल दिए, तो पूरे साल भर वो लाइन आपकी एक्टिव रहेगी और पूरे साल भर आपको वहां से पीवी आता रहेगा, कभी अप डाउन नहीं होगा दोस्तों। तो इस तरह से आपका बिजनेस भी फ्लरिश होते रहेगा और आप भी आगे बढ़ते रहोगे और आपका चेक जो है वो लाखों में, करोड़ों में जाएगा दोस्तों। यस बहुत ही सर। शानदार सर, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने सर समझाया। और सर हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ हैं। आप खुद तो सर सक्सेसफुल हो गए, बट ये जो बिजनेस है ये खुद को सक्सेसफुल करने का नहीं, हमारी टीम को सक्सेसफुल करने का। तो क्या आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं, आप तो यूसीडी हो गए, बट क्या आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके साथ एग्री पे काम करना स्टार्ट किया था नीचे, जो बिल्कुल एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं थे, वो भी आज अच्छा कर रहे हो एग्री पे? या कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ किसान था कभी, लेकिन आज वो बिजनेस अच्छे से कर रहा हो, अच्छा चेक प्राप्त कर रहा हो? कुछ लोगों को अगर आप एग्जाम्पल देना चाहें कुछ लोगों का, या उनको हाईलाइट करना चाहें सब। यस सर, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि मेरी टीम में तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं वो जो एग्री के ऊपर ही काम करते हैं। जैसे कहा जाता है जैसे गुरु है वैसे ही चेला रहता है। तो बहुत सारे लोग जो है वो एग्री के बैकग्राउंड से नहीं थे, कुछ लोग टेक्नीशियन थे, कुछ लोग मैकेनिकल इंजीनियर है, कुछ लोग जो है वो डॉक्टर है, कुछ लोग जो है वो स्टूडेंट है, कुछ लोग जो है वो हाउसवाइफ है। लेकिन इतना ऐसा अलग अलग तरह का बैकग्राउंड होने के बावजूद भी जब उनको ट्रेनिंग दिया गया, जब उनको समझाया गया कि इसमें कैसे काम कर सकते हैं, तो अगल बगल में तो सब ग्रीनरी है, सब हरा भरा एरिया है, तो वो लोग फील्ड में जाके काम करने लगे। और आज बहुत सारे लोग मेरी टीम में ऐसे हैं जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर है एग्री के ऊपर काम करते हुए, सिल्वर है, गोल्ड है, स्टार है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कुछ लोगों का, कि कुछ लोग मैकेनिकल इंजीनियर है आज के डेट में, लेकिन आज वो एग्री के ऊपर ही काम कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पे सक्सेसफुल है। देन कुछ लोग है जो स्टूडेंट है, मतलब उनकी नेम अभी सर, स्कूल नेम। कॉलेज कर रहे हैं और वो भी अभी इसमें काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जैसे एग्री के सेक्टर में ही थे, जैसे कुछ किसान थे जिन लोगों ने पहले यूज किया, उनको रिजल्ट बहुत अच्छा आया, तो रिजल्ट आने के बाद उन्होंने उनके जो नियर एंड डियर वन है उनको बताना शुरू किया। तो आज वो लोग भी इसमें बिजनेस कर रहे हैं बड़े पैमाने पे। और आपको मैं एक बात बता दूं, एक किसान जो रहता है उसका जो नेटवर्क रहता है वो बहुत बड़ा रहता है, एक शॉपकीपर जो है उसका नेटवर्क बहुत बड़ा रहता है। अगर आप उस नेटवर्क के ऊपर काम करते हो घुस के अंदर, तो बहुत बड़ा काम होगा। इनिशियली उस बंदे को इस चीज का जो इम्पोर्टेंस है वो पता नहीं है कि ये किस तरह से काम करेगा क्या, लेकिन आपको तो पता है, तो आप उसके साथ उसके लिस्ट के ऊपर, उसके नेटवर्क के ऊपर अगर काम करते हो तो बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। और जब उसके घर में 10, 20, 30 हजार आएंगे, तो मैं तो ये समझाता हूँ कि भाई आप फ्री में प्रोडक्ट यूज कर सकते हो एग्री के, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। जब फ्री की बात आती है तो हर एक के कान जो है वो खड़े हो जाते हैं तो वो समझने के लिए रेडी हो जाते हैं कि किस तरह से। तो बहुत सारे किसान है, बहुत सारे से कंसल्टेंट है, बहुत सारे पेस्टिसाइड शॉप वाले हैं जो आज ब्रॉन्ज, सिल्वर, स्टार इस लेवल पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी एग्री में, जिनका नेटवर्क भी अच्छा है और वो खुद भी काम कर रहे हैं सर। बहुत ही शानदार साहब, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने सारा अनुभव शेयर किया अपना। एंड सारी चीजें सुन के यही पता चलता है कि व्यक्ति ने मतलब मैं आपके अगर आज के सेशन को ब्रीफ करूं लोगों के लिए, तो आज की सीख क्या है हमारी? आज की सीख हमारी ये है कि दोस्तों सीखना बहुत पड़ता है। सबसे बड़ी सीख तो ये है। अब आप देखो, एक व्यक्ति जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से है, उन्होंने मिट्टी, पानी, फसल, प्रोडक्ट, टेक्निकल सारी चीजें सीखी, और दोस्तों सीखना तो पड़ेगा ही, है ना? अगर आप सोच रहे हैं बिना सीखे कोई छड़ी घुमा के काम हो जाएगा, तो नहीं है, सीखना तो पड़ता है, राइट? फिर दूसरी चीजें सीखने के बाद उसको फील्ड में जाके प्रैक्टिकल भी करना है, लोगों के खेत में भी जाना है। जैसे सर ने बताया था, पैंट उठा के घुटनों तक मोड़ के वो खेत में आपको जाना पड़ेगा, तो प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। देन किसी को जब फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहे हो, तो उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको सही सॉल्यूशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्काउंट कैसे मिलेगा, प्रोडक्ट सस्ता कैसे पड़ेगा, उनको क्या फायदा मिलेगा, कैसे रिजल्ट आएंगे, सारी कैसे अवेलेबल होगा, क्या आप उनको अवेलेबल कराएंगे, और क्या आप उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आज के सेशन से हमें सीखने के लिए मिल रहा है, और सबसे बड़ी सीख तो यही है कि सीखना बहुत जरूरी है। जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? हेलो जी। शिवम जी।
जी सर, आप कुछ कह रहे थे। जी सर, मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा कि किस तरह से मैंने इसमें काम किया और किस तरह से रिजल्ट आए हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से काम हो सकता है। सर प्लीज शेयरिंग का ऑप्शन दे दीजिए। जी, आप कर सकते हैं सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि इनिशियल स्टेज में हमने कैसे जाके काम किया है। तो सर, स्क्रीन विजिबल है सर? जी, आ रही है सर। हेलो? जी। हेलो? जी, आ रही है सर, विजिबल है। सर दिख रहा है? जी, दिख रहा है सर। यस सर। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे किसान लोग हैं जिनको हम लोग समझा रहे हैं एग्री के जो प्रोडक्ट है हमारे, उसके बारे में इम्पोर्टेंस क्या है वो दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरह की जो होम मीटिंग है वो आप ले सकते हो। और इस तरह से आप फील्ड में जाके तो आपको काम करना ही पड़ेगा, उसके सिवा तो काम होगा ही नहीं। क्योंकि कोई भी किसान जब आप उसके पास जाते हो, कुछ बताते हो, तो वो आपको पहले यही कहता है कि भाई आप प्लॉट के ऊपर आओ। प्लॉट मतलब जहाँ पे उसकी खेती है वहां पे आओ। तो फिर वो आप जहाँ वहां पे जब जाओगे तो वो आपको खेती दिखाएगा कि किस तरह से उसने खेती की है, किस तरह से उसने उस खेती को नर्चर किया है, आगे बढ़ाया है, प्लॉट्स को डेवलप किया है। जब आप प्लॉट में जाके देखोगे कि किस तरह का काम हुआ है, तब उस बंदे को अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक किसान के लिए उसकी फसल जो है वो एक बच्चे जैसी रहती है। और जब वो उसको डेवलप करता है, तो वो चाहता है कि कोई ना कोई आके उसको देखे। क्योंकि आप देखो कि हमारे घर में अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो हम लोगों के भी जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग कितना लाड प्यार से और प्रेम से उनको बड़ा करते हैं। तो किसान के लिए भी फसल जो है वो उसी तरह से होती है। और जब कोई उनके प्लॉट के ऊपर जाके उनके फसल को देखता है और जो प्रॉब्लम है वो देखता है, या फिर वो फसल को भी अगर देख ले कि वाह कितना बढ़िया प्लॉट आपने बनाया है, तो उस बंदे को समाधान जो है ना, मतलब समाधान जो है वो मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यार कोई तो आके मेरे बच्चे को अच्छा बोला। राइट? तो वहां पे अगर वो बंदा नहीं भी लेना चाहता है, उसको जरूरत नहीं भी, फिर भी वो ले लेगा, क्योंकि आपने जाके वो जो की पॉइंट है उसको आपने प्रेस कर दिया। राइट? तो आपको प्लॉट पे जाना ही पड़ेगा, किसान का जो भी चीज है वो देखनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम लोग प्लॉट के ऊपर जाके भी काम हम लोगों ने किया है। आप देख रहे हो ये शिमला मिर्च का प्लॉट है, अलग अलग 3 तरह की वैरायटी इन्होंने अपने प्लॉट में बनाई है। और फिर वहां पे आप अपने जो प्रोडक्ट है वो अगर बताएंगे तो वो बंदा ले लेगा, क्योंकि आपने उसको सेटिस्फेक्शन दे दिया। राइट? तो हर वक्त ऐसे नहीं होगा कि भाई आप जाओगे और प्रोडक्ट का वहां पे कुछ प्रॉब्लम है उसके प्लॉट के ऊपर और तभी वो लेगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत बार ऐसे भी होगा कि आपने देख भी लिया सिर्फ और प्रेस भी कर दिया तो भी काम हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये अंगूर की खेती है। यहाँ पे भी हमने प्लॉट के ऊपर ये एक एक अंगूर कितना बड़ा है आप देख सकते हो, ये रिजल्ट है। इस तरह से आप शॉप के ऊपर जाके भी लोगों को समझा सकते हो, ये काम हमने किया है। और आज एक नेटवर्क बना है जिसके चलते हुए एक सेट हुआ है नेटवर्क, जिसके चलते हुए आप सिर्फ फोन के ऊपर ऑर्डर ले सकते हो। इनिशियली आपको जाके लोगों को मिलना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा, लेकिन नेटवर्क अगर बन गया तो सिर्फ आप फोन के ऊपर भी अगर कॉल करते हो और समझाते हो तो भी आपका काम हो जाता है, और फोन के ऊपर आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाता है और टर्नओवर आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरह के कुछ डेमोज है प्रोडक्ट के, वो भी फार्मर लोगों को हम लोग दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरह से काम हुआ है फील्ड के ऊपर जाके। यहाँ पे आप देख रहे हो, और कैसे रहता है कि किसान लोग ऐसे होते हैं कि वहां पे अगर आप जाके उनको कुछ चीजें समझाते हो तो वो समझ लेते हैं सारी चीजें, है ना। उन लोगों का ये रहता है कि भाई जो भी नॉलेज है वो ले लो और अपनी खेती बाड़ी में यूज करो, ताकि हम लोग अपनी फसल बढ़ा सके। देखिए ऐसे बड़े बड़े काउंटर के ऊपर भी आप जा सकते हो। ये कुछ काउंटर है जो जहाँ पे हम लोग गए थे, ऐसे खेती में जाके भी आप काम कर सकते हो। ऐसे अलग अलग जगह पे जो ग्राम पंचायत वगैरह रहती है वहां पे भी आप जो किसान है उनको बुला के वहां पे भी आपका काम हो सकता है। ये आप देख रहे हो कि किस तरह से हमने काम किया है। ये वाटर टेस्टिंग कैंप वगैरह ये सारी चीजें हमने की है दोस्तों इनिशियल स्टेज में, तब जाके आज यहाँ पे आए हैं। और ये वन टाइम करना है, आपको बार बार नहीं करना है। राइट? एक बार आपने रिजल्ट सेट कर दिए, एक बार आपने सारी चीजें दिखा दी, तो आगे तो आपको कुछ दिक्कत आएगी ही नहीं। ये देखिए ये कुछ अभी ये इनके बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको। यहाँ पे आप जिस बंदे को देख रहे हो, जो यंग बंदा है यहाँ पे जिसने कैप पहन रखा है, इसके अनार के खेती के लिए हम लोगों ने दिया था 600 600 700 ग्राम का एक एक अनार बना था दोस्तों, अपनी प्रोडक्ट की वजह से। और सिर्फ 2 महीने का रिजल्ट है ये, सिर्फ 2 महीने इन्होंने प्रोडक्ट यूज किए थे
इस बंदे को जब रिजल्ट आया तो ये बंदे ने काम करना शुरू किया। ये बंदा डीएड बीएड कर रखा है इन्होंने, और ये टीचर की तैयारी कर रहे थे कि भाई मैं टीचर बनूंगा, राइट। लेकिन यहाँ पे जब रिजल्ट मिला, जब रिजल्ट आया, तो उनके गांव में हम लोगों का सत्कार किया गया, और सब सारे जो फार्मर है उनको ये चीजें समझाई गई, और सारे फार्मर जो है आज वो उनके गांव में ये सारी चीजें यूज कर रही है, और आज ये बंदा बिजनेस में क्वालिफाइड स्टार डायरेक्टर है। तो ये चीजें आपके साथ भी हो सकती है, लेकिन आपको शुरू से लेके लास्ट तक जो है थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और उस बंदे के साथ काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरह से जाके काम हुआ है। लोगों के जो क्वेश्चन है वो हैंडल करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सूट बूट पहन के भी हमें खेत में जाना पड़ेगा, भले ही नीचे कीचड़ हो, शूज आपके खराब हो जाएंगे, लेकिन वो शूज को आप ठीक तो कर सकते हो, लेकिन जो काम वहां पे होगा वो काम बहुत ही लाइफ लॉन्ग होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरह से ये काम हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हमने बहुत सारी, ये पपाया का रिजल्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो 5-5 किलो का एक एक पपाया बना है दोस्तों। ये पूरा प्लॉट बैठ गया था, इसका जो जमीन के अंदर न्यूट्रिएंट थे ये सब वॉश आउट हो चुके थे, कुछ नहीं बचा था। ये जो फार्मर है इन्होंने तो होप्स छोड़ दिए थे कि भाई कुछ होगा भी या नहीं, लेकिन सिर्फ 3 महीने की ट्रीटमेंट में ये रिजल्ट है दोस्तों। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, आपको रिजल्ट लेके आने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे, उनको गाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये काम आपके साथ होगा। और जब एक बार आपके पास रिजल्ट आ जाता है तो फिर बल्ले बल्ले, फिर तो कुछ बोलना ही नहीं है, बस रिजल्ट दिखा के काम होता है। देखिए ये अनार का रिजल्ट है, बहुत ही बड़ी बेहतरीन तरीके से इनके अनार बने हैं दोस्तों यहाँ पे। तो ये चीजें हैं, तो यही चीजें मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि भाई किस तरह से आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। एंड बहुत ही शानदार तरीके से आपने सारे रिजल्ट्स दिखाए। बहुत कुछ आज लोगों को सीखने के लिए मिला होगा, बहुत सारी चीजें लोगों ने सीखी होंगी। और हाँ देखो, कुछ लोग बल्कि चैट बॉक्स में बोल भी रहे हैं कि सर ये फोटोज आप प्लीज हमें शेयर कीजिएगा, ताकि हम भी इन फोटोज को शेयर कर सकें आगे। तो इन मैं फोटोज को आप हम लोगों को मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजें जो फोटोज मैंने दिखाए, इसके जो वीडियो के रिजल्ट है, मतलब रिजल्ट के जो वीडियोज है, वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। मेरे नाम से ही आप सर्च कर सकते हो, विजय दांडगे करके, राइट। तो अगर आप सर्च करोगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो हर बार आपको मेरे जो नए वीडियो में डालूंगा जो रिजल्ट के है वो आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगे। तो वहां पे आपको जितनी भी फसलें है, जैसे अंगूर है, प्याज है, गन्ना है, कॉटन है, देन अनार है, पपाया है, ये सारी चीजों के जो मिर्च है, टोमेटो, इन सब के रिजल्ट आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगे। तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपका बिजनेस बूस्ट करने में। तो आप यूट्यूब के ऊपर जो मेरा चैनल है वहां पे जाके ये सारी चीजें ले सकते हो। वहां पे तो ये फोटोज के अलावा वहां पे जो फार्मर है वो खुद का एक्सपीरियंस भी बता रहा है, तो वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। यस सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। एंड प्रदीप जी पूछ रहे हैं कौन सी बुक है। तो दोस्तों बुक ये वेस्टीज की बुक थी, है ना। और पहले 7 रुपए की आती है बुक, और आपको डीएलसीपी से मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। वेस्टीज का एग्रीकल्चर का बुकलेट आता है, जो कि सर आपको देख रहे हो फोटो में जो शेयर कर रहे हैं, उस पर आप लोग अपना नाम नंबर लिख के शेयर कर सकते हैं किसानों के साथ। सो बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा, बहुत ही शानदार सेशन रहा आज का। एंड आई होप दोस्तों आप लोगों ने काफी चीजें सीखी होंगी। तो प्लीज फीडबैक देना मत भूलिएगा ना, आपका अप्रिशिएशन अगर मिलेगा तभी हम लोग ऐसे सेशंस को वापस लेके आ पाएंगे। और आई थिंक वापस विजय सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विजय सर। कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे अभी कि क्या सच में इसमें पैसा आता है, क्या सच में इसमें अचीवमेंट होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने कभी जॉब नहीं किया, और जब जब से मैं वेस्टेज में आया हूँ मेरा पूरा बिजनेस एग्री के ऊपर ही है। और इसी के ऊपर काम करते हुए दोस्तों मैंने मेरे नेटिव प्लेस में एक 8-10 लाख का प्लॉट लिया है। इसी के ऊपर काम करते हुए दोस्तों मैंने मेरे दोनों बहनों की शादी करी है। इसी में काम करते हुए दोस्तों मेरे पास 7-8 लाख का कर्जा था फैमिली के ऊपर, वो नील किया है। इसी के ऊपर काम करते हुए 2-3 फॉरेन ट्रिप कर रखी है। इसी के ऊपर काम करते हुए 12.5 लाख का टाटा नेक्सॉन गाड़ी ले रखा है। इसी के ऊपर काम करते हुए 1.5 लाख के आसपास महीने का इनकम है दोस्तों। और ये सारी चीजें तकरीबन मम्मी को 2-3 लाख का गोल्ड किया है इसी के चलते हुए। तो ये सारी चीजें अगर एग्री के ऊपर काम करके मेरे साथ हो सकती है तो आपके साथ भी हो सकती है, क्योंकि वेस्टेज में पीवी देखा जाता है। आप कौन सा प्रोडक्ट या किस फील्ड के ऊपर काम कर रहे हो वो देखा नहीं जाता। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कहाँ से पीवी ज्यादा आएंगे, राइट, और कहाँ से बिजनेस ज्यादा होगा। तो ये एक चीज है। और एग्री का प्रोडक्ट खत्म भी जल्दी होता है, राइट। आपने दे दिया, आपने अगर किसी को आधा लीटर 82 आधा लीटर ह्यूमिक दे दिया तो वो वन टाइम में खत्म हो जाएगा।
तो फिर से नीड जनरेट होती है। तो आपको फॉलोअप रखना बहुत जरूरी है। एग्री के सेक्टर में फॉलोअप रखना बहुत जरूरी है। उस बंदे का फॉलोअप अगर आप ठीक से रखोगे तो वो लाइफ लॉन्ग बिजनेस आपको देगा। थोड़ा भी आपकी नजर हटी तो दुर्घटना घट जाएगी, मतलब वो कहीं और से ले लेगा। तो आपको फॉलोअप रखना बहुत जरूरी है, भले ही वो फार्मर हो, भले ही वो पेस्टिसाइड वाला हो, भले ही वो कोई भी बंदा हो, जिसको आपने दिया है उसका क्लोज फॉलोअप रखना बहुत जरूरी है। तो आपको रिजल्ट भी समझ में आएगा और उसको रिक्वायरमेंट है कि नहीं है वो भी समझ में आएगा। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि एग्री के सेक्टर में काम करके आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा और थोड़ा फील्ड वर्क करना पड़ेगा और आप भी इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। थैंक यू एंड बैक टू शिवम जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड यहीं पे दोस्तों हम आज के सेशन को कंक्लूड करेंगे। और जैसा कि आप लोगों का फीडबैक मिल रहा है, और इसको हम नेक्स्ट फ्राइडे फिर से हम मिलेंगे एक नए वेस्टीज एग्री स्टार के साथ, नए लीडर के साथ। आज विजय सर ने बहुत सारी चीजें हमारे साथ शेयर की, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही ग्रो करते रहें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और लास्ट में आई थिंक लोग आपके चैनल का नाम पूछ रहे हैं, तो वो आप बता सकते हैं, एंड देन हम सेशन को क्लोज करते हैं सर। राइट, मेरा चैनल दोस्तों मेरे ही नाम से है। आप टाइप कर सकते हो गूगल के यूट्यूब में विजय दांडगे, VIJAY, विजय दांडगे, DANDGE। वहां पे आप जाइए, आपको सारे रिजल्ट के वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको समझ में आएगा कि आगे कौन से वीडियो आ रहे हैं और वो सारे आप आपके ग्रुप में या टीम में शेयर कर सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग ऐसे ही अपने सेशंस अटेंड करते रहें, इन चीज़ों को अप्लाई भी करें, सिर्फ सेशन अटेंड नहीं करना है। और नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलता है, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल्थ एंड नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू, विश यू वेल्थ।